हम जो है डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे और हमने एक उसका यूज देखा था, वो ये था कि कोई भी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं डायमेंशनली, उसको हम चेक करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो यूज होता है वो ये होता है कि कोई भी इक्वेशन या रिलेशन को डेराइव करने के लिए, ठीक है, यानी आपको कुछ भी बोला जाएगा और फिर ये बोला जाएगा कि भाई ये जो रिलेशन है इसको आप डेराइव करो, यानी इसको आप क्या करो, व्युत्पन्न करो, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे कोई इसमें थ्योरी नहीं होती, बस जो यूज है वो क्वेश्चन से ही किया जाता है। जैसे देखो आपको बोला गया कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ठीक है, ये जो है मैं क्वेश्चन दोनों में लिखता हूँ, याद हिंदी इंग्लिश में। एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v एंड मास m, यानी कि जो अपनी ऊर्जा है वह, जो ऊर्जा है या वेग v व द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि E का वैल्यू क्या होगा, यानी E का जो मान होगा वो वेग और द्रव्यमान के पदों में क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन देखना, ठीक है। आपको क्या बोला है E, ठीक है, और आपको क्या बोला है E किस किस पर निर्भर करता है। देखो E एक तो निर्भर करता है वेग पर, तो आप वेग को लिख लीजिए v, और एक कौन निर्भर करता है मास m पर, तो यहाँ लिख लीजिए m। आ गया। अब आप क्या करिए, जो भी एक वेरिएबल इसकी पावर x बोल दीजिए, दूसरे वेरिएबल की पावर y बोल, यानी कि आपने देखो वेग पर निर्भर कर रहा है तो वेग की पावर क्या कर दीजिए x कर दीजिए, और द्रव्यमान की पावर क्या कर दीजिए y कर दीजिए, वेलोसिटी की पावर x और मास का पावर क्या कर दीजिए y। अब हम क्या करेंगे देखना, अब हम तो इसका डायमेंशन देखेंगे, तो इसका डायमेंशन क्या है m1 l2 t-2, और ये साइन हटा के आप इक्वल लगा दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो v हमारा क्या होता है, ये होता है lt-1, और इसकी कंप्लीट पावर क्या हो गई x, lt-1 की पावर कंप्लीट पावर क्या हो गई x, और यहाँ ये क्या हो गया मास है तो मास की पावर क्या हो गई y, ठीक है। अब आप देखो, अब आप कंपेयर करो, तो ये क्या हुआ m टू दी पावर y, m की पावर y हो गई। अब देखो ये क्या हुआ l की पावर x और t की पावर -x, ठीक है। जब a इंटू बी की पावर x होता है तो क्या होता है a की पावर x हो जाएगा, b की पावर भी x हो जाएगा, तो l की पावर x और t की पावर -1 की पावर x क्या हो जाएगा, t की पावर -x, यही हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, ये m1 l2 t-। अब आप तुलना करो, कंपेयर करो, देखो यहाँ m कितना है एक बार, तो यहाँ m कितनी बार है y बार, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर कब होंगे, जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी y। और देखो यहाँ l की पावर x है, यहाँ l की पावर 2 है, ठीक है, तो l की पावर 2 या l की पावर x के इक्वल है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई। अब आप लास्ट में चाहो तो कंपेयर करो, तो देखो -x की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए -2 के, यानी x यहाँ से भी क्या आ गया 2 आ गया। तो अब t को कंपेयर करोगे तो भी क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी, यानी अपने पास दो ही वैल्यू, दोनों वैल्यू निकालनी। फिर हमने क्या पता चला, e जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, e किस पर निर्भर करेगा, तो देखो m की पावर y, यानी कि m की पावर तो 1, y की वैल्यू 1 आ रखी है, और v की पावर x यानी क्या v। यानी देखो हमें क्या पता चल गया, E किस पर निर्भर करेगा, वो करेगा mv स्क्वायर पर निर्भर। तो इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, जो भी गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। बस हाफ का आंसर हमें नहीं मिलेगा, बाकी जो संबंध है वो हमें पता चल जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। देखो इस तरह से हम क्या करते हैं कि चीजों को सॉल्व करते हैं। फिर देखो, फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको बोला गया है कि जो टाइम है t, ये t है टाइम यानी कि समय, ठीक है। आपको बोला गया है ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है किस पर, एक तो लेंथ यानी कि लंबाई l पर, और एक त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन g। अब देखो एक्सेलरेशन है g, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको a बोलो g बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को g बोल दिया जाता है। तो अपन यहाँ समीकरण क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे t प्रोपोर्शनल टू, एक तो क्या हो गया लेंथ l की पावर क्या होगी x, और g की पावर क्या होगी y। देखो कैपिटल L डायमेंशन होती है तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल l ले लेते हैं, यही लिखेंगे। अब आप क्या करें, दोनों तरफ विमा लिख लीजिए। देखो समय है, समय की विमा क्या हो जाएगी m0
T0 L1, कोई दिक्कत नहीं, M0 L0 T1। ये किसके बराबर होगा, लंबाई x यानी L की पावर क्या हो गई x, और ये क्या हो गया, ये हुआ L T माइनस 2 की पावर होगी y। तो देखो ये क्या हुआ L टू दी पावर x, ये क्या हुआ L टू दी पावर y, और T टू दी पावर माइनस 2 है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या है L टू दी पावर x प्लस y, और T टू दी पावर क्या आ गया माइनस 2 है, यही आ गया। हाँ, तो ये हुआ M0 L0 T1। अब देखो अब आप तुलना करो, देखो m की तो यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, m की तो यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, तो m की तो कोई तुलना करने का मतलब ही नहीं। अब देखो t की, देखो अब l की यहाँ पावर क्या है 0, और यहाँ क्या है x प्लस वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए 0, ठीक है। अब देखो यहाँ t की वैल्यू है 1 और यहाँ है माइनस 2y, यानी कि माइनस 2y किसके बराबर होना चाहिए 1, यानी यहाँ से पता चलता है y का मान किसके बराबर हो जाना चाहिए -1, ठीक है। y का मान किसके बराबर आ गया -1/2। अब तो x का मान निकालना है, तो क्या पता चल गया समीकरण से x बराबर -1, भैया y को तो भेजोगे तो माइनस का y हो जाएगा, y की वैल्यू है -1/2, यानी x बराबर क्या आ गया माइनस का -1/2, यानी कितना आ गया। फिर अब क्या चला कि x का मान क्या हो गया 1/2, y का मान क्या हो गया -1/2, यानी t किस पर निर्भर करेगा, l की पावर तो 1/2 और g की पावर -1, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं कि एक जो रिलेशन दिया हुआ, मतलब आपको दिया हुआ होता है कि भाई ये चीज इन पर डिपेंड करती है, तो अपन ये निकाल देते हैं कि भाई ये इससे किन किन घातों पर जो है निर्भर कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका दूसरा यूज हुआ। अब तीसरा यूज क्या होता है कि जब भी अपने को एक पद्धति में, जैसे मान लीजिए MKS में या CGS के अंदर अपने को मान दे रखा होता है, और आपको बोला जाता है कि दूसरी पद्धति के अंदर इस मान को क्या करिए आप परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है कि कोई भी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी MKS मान दे रखा है CGS में कन्वर्ट करना है, या CGS दे रखा है MKS में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, जो एक पद्धति के मान है उनको अपन बोल देते हैं N1 U1। आपने देखा होगा अपन स्टार्टिंग में बता था कोई भी जो भौतिक राशि होती है फिजिकल क्वांटिटी, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है यूनिट। तो अपन क्या लिख देते हैं N1 U1। अब जो दूसरी सिस्टम होती है उसके अंदर अपन क्या कर देते हैं इसको N2 U2, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो आपको बोल रखा है कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स जो है यानी कि जो है वो है 1 न्यूटन, ठीक है। और अपने को पता है 1 न्यूटन का मतलब क्या हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बोला गया है कि आप इसे कन्वर्ट करो, यानी आप इसे परिवर्तित करिए CGS पद्धति में। और CGS पद्धति के अंदर जो इकाई होगी ना उसको अपन बोलेंगे डाइन। यहाँ न्यूटन है तो वहां क्या हो गया डाइन। तो पहले तो अपन न्यूटन और डाइन की बात छोड़ेंगे, पहले अपन सिर्फ इनकी इकाइयों को ध्यान देंगे। न्यूटन और जो डाइन है अलग अलग इकाइयां हैं। तो अपन यहाँ क्या करते हैं MKS पद्धति में मान लिखते हैं, उसके सामने किसमें लिखते हैं CGS में। अब देखो MKS में अपना क्या है 1, तो 1 इंटू, अब देखो kg, तो kg को आप kg रहने दीजिए। न्यूटन का मान क्या है 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो अब मुझे यहाँ पे संख्यात्मक मान नहीं पता तो मैं इसको N2 लिख देता हूँ। अब आप तुलना करो, देखो जो kg है वो क्या है द्रव्यमान, तो CGS में द्रव्यमान क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, ग्राम, सीधी सी बात है। अब मीटर क्या है यहाँ लंबाई है, तो CGS में लंबाई क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, और समय अभी भी क्या रहेगा सेकंड का स्क्वायर। समय तो CGS MT दोनों सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर काट लीजिए आप, ये हुआ 1। अब आप क्या करो, यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, वहां ग्राम है, तो यहाँ वाले किलोग्राम को कन्वर्ट करो। तो kg की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 1 2 3 ग्राम, हाँ यानी 1000 ग्राम। मीटर कितना हो गया इतना सेंटीमीटर, बराबर N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर। तो आप देखो इस ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये कितना है, देखिए 10 की कितनी हो गई 5, इसके बराबर आ गया N2। यानी अपन क्या बोलेंगे कि जो 1 न्यूटन होगा, ये हमारा MKS के अंदर मान था, ये किसके बराबर हो जाएगा 10 की घात 5 9 के बराबर हो जाएगा। तो हम आगे नहीं, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर। आपको जैसे बोल रखा है कि G का जो मान होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये आपकी बुक का ये क्वेश्चन है। देखो जो G है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। फिर ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, समझ आ गया, ठीक है। जी की जो वैल्यू है वो आपको क्या दे रखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आपको बोला गया है कि इसे क्या करिए आप सीजीएस में कन्वर्ट करो। तो देखो क्या करना है हमें, बस देखो कि देखो यहाँ आप क्या लिख दीजिए, एमकेएस मान लिख दीजिए और यहाँ क्या मान लिखिए, सीजीएस। तो अब N1U1, तो देखो ये क्या हुआ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर N2। देखो यहाँ क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, यही होगा। आपको पता होना चाहिए कि अपन इस तरह से क्या करते हैं, देखते हैं न्यूटन का सीजीएस में क्या होता है डाइन, मीटर क्या होता है सेंटीमीटर और किलोग्राम का क्या होता है ग्राम, बस पुट कर दिया। अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन 10 टू द पावर 5 टाइम। अब देखो मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो स्क्वायर कर दो तो एक मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 की घात 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 10 की घात 4, तो ये कितना हो 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम जो है वो 10 की घात 3 ग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की घात 6 ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ 10 की घात 6 ग्राम का स्क्वायर बराबर क्या आ गया N2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ग्राम स्क्वायर से ग्राम स्क्वायर कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, डाइन से डाइन कैंसिल, ठीक है। तो जब ऊपर कितना बना 10 की घात 9, नीचे कितना 10 की घात 6, 10 की घात 9 तो ऊपर है, जब आप इसके अंदर 10 की घात 6 का भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात 9 माइनस 10 टू द पावर 6 9 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 3। तो ये कितना बना, ये बना 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आ गया N2 वैल्यू। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 6.67 इंटू -11 प्लस 8, 3 कितना हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया N2 का सीजीएस में मान। तो जब इसके साथ ही जो है हमारा जो डायमेंशन एनालिसिस होता है वो वाला पार्ट क्या होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, तो हमने हमारे इसमें काफी सारे पार्ट थे, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट। यूनिट्स हमने पढ़ लिया, डायमेंशन हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, जो हमारा मेजरमेंट है वो वाला पार्ट करना स्टार्ट। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। अब जो आप मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो ये, कल के लिए आपका होमवर्क ये है कि जितने भी डायमेंशन आपकी बुक के अंदर है आप सारी की सारी डायमेंशंस को जो है खुद से सॉल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन है डायमेंशंस पे वो सारे के सारे आप सॉल्व करेंगे।